चल के हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, आगे चल के कोई डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। सबसे पहला और मेन पर्पस ये होता है पार्टनरशिप डीड बनाने का कि आगे चल के किसी भी प्रकार से क्या ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो। काम कैसे हो? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। काम कैसे हो? म्यूचुअल रिलेशन, आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड। सबको सबके अधिकारों के बारे में पता हो। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाने से हम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है। हमें पता है कि कब हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ मतलब फॉलो करना है, नहीं करना, क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं। तो हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करने पड़ेंगे। मैं उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। और ये पार्टनरशिप डीड हमारे जितने भी फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूटेड्स है, फ्यूचर में होने वाले जितने भी झगड़े हैं, वो सबको अवॉइड करेगा, सबको रोकने का काम करेगा। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेज होता है। और इससे भी बड़ा और एक एडवांटेज ये है कि ये रिटर्न में होता है। तो कभी अगर किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश भी किया तो आप क्या कर सकते हो? आप वो एज अ लीगल प्रूफ आप कोर्ट ऑफ लॉ में या इन द आई ऑफ द लॉ आप उन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोलने का मतलब आप कानून के सामने उस डॉक्यूमेंट को रख सकते हो और बोल सकते हो कि देखो यही वो पार्टनर है जिसने पार्टनरशिप डीड को ब्रेक किया है, सजा दो इसे, गुनहगार है हमारे पार्टनरशिप फर्म का। तो आप उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर सामने वाले के ऊपर, मतलब अपने अनदर पार्टनर जिसने क्या किया है, गिल्ट किया है। गिल्ट मतलब कोई गलत काम करना, ठीक है। अगर किसी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है तो आप उस पार्टनर के ऊपर क्लेम्स केस भी फाइल कर सकते हो, अगर आपके पास डीड है तो। अगर डीड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर डीड नहीं बनाए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्टली पॉइंट तो कवर हो ही गए, सिर्फ अभी रीडिंग वाला काम है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज द रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये रिटर्न एग्रीमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? बिकॉज ये रिटर्न एग्रीमेंट है, जिसके अंदर विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए है अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है जहां हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं अपने बिजनेस की। इट फॉर्म्स म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। ये पार्टनरशिप डीड ही है। अब जो भी बोलो, आप डर बोलो या कुछ भी बोलो, बट इस पार्टनरशिप डीड की वजह से ही उनके आपस में अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैंने अगर ब्रेक कर दिया ना रूल्स रेगुलेशन, डीड में मेरी साइन गई है और मैंने वो चीज क्या कर दिया है, मैंने अगर वो चीज मैंने तोड़ दिया तो सामने वाले पार्टनर भाई मेरे पे चढ़ाई कर सकते हैं। तो बेटर है मैंने म्यूचुअल रिलेशन के साथ ही काम करनी चाहिए। तो डर बोलो या उनकी समझदारी बोलो, बट पार्टनरशिप डीड की वजह से भाई म्यूचुअल रिलेशन तो क्रिएट हो जाता है। चलो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे सिर्फ ना एग्जाम्पल रहने देना, छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी आप लोग जो एज ग्रुप से निकल रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी जो एज ग्रुप से निकल रहे हो, बड़ा खराब एज ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो बड़े संभल के रहें। और यहाँ पर आप लोगों को फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। प्रोमिसेस बहुत होते हैं, मेरा इशारा समझ जाओ। प्रोमिसेस बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, कसमें बहुत खाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज 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 ओरल कसमों पे भरोसा नहीं करना। अगर कभी कोई कसमें वादे खाता है ना, उसको बोलना एक काम कर, मैं 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लाके दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो स्टैम्प पेपर पे मुझे रिटर्न में वादे लिख कर दे, प्रॉमिस कर रिटर्न में। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी वो प्रॉमिस को ब्रेक करने की कोशिश किया ना, तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकते हो, कोर्ट में ला सकते हो कि देखो इसने वादा तोड़ा है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको प्रोमिसेस लेना है ना किसी के, ओरली ना लेना, भरोसा नहीं है, कभी भी टूट सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी है। तो पक्की बात है, अगर आपने रिटर्न में कंसेंट ले लिया है, रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लिया है, तो आपको म्यूचुअली रिलेशन मेंटेन करने ही पड़ेंगे, वो झंझटें ही नहीं आएंगी फिर तो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या? आपको रिटर्न पार्टनरशिप डीड जैसा बनता है ना, वैसे आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड रेगुलेशंस में हम क्या राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज भी बता देते हैं। तो सबकी क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां है और क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज है, ये भी उनको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उसके अलावा ऑफ ऑल द पार्टनर एज वेल एज ऑफ द फर्म, तो हम दोनों के बिहाफ में बता देते हैं कि पार्टनर्स के भी क्या राइट्स है और फर्म या बिजनेस के क्या राइट्स है। और उसके अलावा ये पार्टनरशिप डीड ही है जिसकी वजह से फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट हो सकते हैं वो सब अवॉइड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं,
तो ये सब एडवांटेज या फिर बोल सकते हो इंपॉर्टेंस है किसके, पार्टनरशिप डीड के। हैंस इट इज ऑलवेज अ फेवर, इसलिए हमेशा पार्टनरशिप डीड को क्या किया जाता है, फेवर किया जाता है। और हमेशा कैसे बनाने को कहा जाता है, रिटर्न, ओरली नहीं चलने का, ठीक है, बहुत घातक होता है ओरल। मैं ओरली आपको कुछ भी बोल दूं, मैं बोल दूं कि मैं आप लोगों के अकाउंट में 1-1 करोड़ भेज रहा हूँ, सर कब भेज रहे हो, मैंने तो सिर्फ बोला है ना, और जरूरी नहीं कि मेरी बातों को, सर कोर्ट में ऑडियो चलती है क्या, ऑडियो यस एज एन एविडेंस चलती है, बट उसको भी प्रूफ करने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल वॉइस आर्टिस्ट बहुत है, आजकल वॉइस मिमिक्री बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई आप सिर्फ ऑडियो के बेसिस पर किसी के ऊपर एलिगेशंस या केसेस नहीं ठोक सकते। तो ओरल उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता जितना रिटर्न होता है, ठीक है सर। रिटर्न में भी तो कोई भी किसी की कॉपी कर सकता है, साइन मार सकता है, यस कर सकता है, बट ये रजिस्टर्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब किसी अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए। इसलिए तो हम ये रिटर्न एग्रीमेंट पर क्या करते हैं, नोटरी, हम क्या करते हैं, नोटरी करवाते हैं इसकी, क्योंकि ये ऑथोराइज हो जाता है। नोटरी करवाने के बाद ये क्या हो जाता है, ऑथोराइज्ड हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। That is partnership duly signed by all the partner and registered under the Indian Partnership Act 1932। ये पार्टनरशिप डीड पर सारे लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सारे पार्टनर्स की क्या होती है, सहमति होती है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कैसे है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा है, ये पॉइंट कब काम आएंगे, this point is applicable when partnership deed is silent। हमारा पार्टनरशिप डीड अगर चुप हो जाए, पार्टनरशिप डीड में हम कोई चीज लिखना भूल जाए, तो फिर ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं, ये पार्टनरशिप कानून आ जाता है। मतलब अगर आपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन, एक मिनट, हाँ, अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना भूल गए हो, ठीक है, होता है ना कई बार हम लोग कोई चीज भूल जाते हैं, तो अगर हम कोई चीज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना भूल गए, तो हमारे लिए किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है। बोलते हैं ना, आप अपने अगर खुद के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए कोई और सेट करके दे देगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में आप भूल गए हो किसी बात को करना, तो चिंता ना करो, आपको पार्टनरशिप एक्ट ने बता दिया, अच्छा वो बात भूल गए क्या, कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं ये पॉइंट या इस चीज को इस तरीके से कर लो। अगर आप पार्टनरशिप डीड में भूल गए हो, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है किसी चीज को लेकर, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। चलो तो इसको क्विकली रीड कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हम एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड, जिसकी हम चर्चा आज स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, हम पहले सेशन से ही बात कर रहे हैं। और ये पार्टनरशिप डीड में क्या होती है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है और इसे डीड में कन्वर्ट किया जाता है। बट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाए, किसके बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में जो हम पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, about any point, then this issue is solved as per the provision of the partnership act। तो फिर हमें उस पॉइंट को कैसे सॉर्ट आउट करना है, पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा होगा हमें वो बात को मानना पड़ेगा। और ये पार्टनरशिप एक्ट में कहां लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 70, 1-2 से लेकर 1-7 तक के इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया गया है। एक एक करके सेक्शंस है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करके लाइन से पूरे सेक्शंस हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, जयंती दोषी, बाकी सबके साथ भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो सर। नहीं सर। तो पहला इशू क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप भूल गए हो पार्टनरशिप में, अगर आप भूल गए हो कि पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन नहीं किया है क्या, शेयरिंग करना, कि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में शेयर करेंगे, अगर आप भूल गए हो, तो फिर बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपने इक्वली बांट देना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप डीड में भूल गए हो, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, then the profit and loss are distributed among the partner is equal ratio। आपको बराबरी में सभी पार्टनर्स को बांट देने हैं, क्या, प्रॉफिट्स एंड लॉस। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट इंक्लूड लॉस, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड लॉस, तो ये बात भूलना नहीं। चलो सेकेंड पॉइंट, अब अगर आपने इंटरेस्ट को लेकर कोई पॉइंट भूल गए हो कि कितना आपने ब्याज देना चाहिए, अगर आप भूल गए हो, आपने परसेंटेज मेंशन नहीं किया, या कितने ड्यूरेशन का ब्याज देना चाहिए, अगर आप भूल गए हो,
एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ द डेट, किस दिन ड्रॉविंग हो रही है नहीं पता, ड्रॉविंग की डेट गिवन नहीं है, देन एवरेज ऑफ द 6 मंथ ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्रॉविंग। इसमें और डिटेल है, मैं ये डिटेल यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, साइड में सेकंड वाली पॉइंट की डिटेल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आप परसेंटेज दे दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप ड्यूरेशन देना भूल गए। अच्छा, और परसेंटेज भी भूल गए तो फिर 6%। अगर आप परसेंटेज भी भूल गए तो 6%, ठीक है सर। वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या? नहीं, एक जनरल अजम्पशन है, एक्ट में नहीं लिखा है, बट वो जनरल अजम्पशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या भूल गए, आपने किस दिन विड्रॉल किया है अगर आपको नहीं पता, और ये टर्म्स आप पार्टनरशिप डीड में डालना भूल गए हो कि अगर किसी की डेट नहीं पता वो किसी भी दिन विड्रॉल कर लेता है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर हमें 6 महीने का ही क्या प्रोवाइड करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। लेकिन एक बात और सुनो, अगर हम विड्रॉल हर महीने की फर्स्ट डे को करते हैं, एवरी मंथ की 1 तारीख को अगर हम विड्रॉल करते हैं, ड्रॉविंग करते हैं, तो फिर आप लोगों ने 6.5 महीने का ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट निकालना चाहिए। अगर आप हर महीने की आखिरी तारीख पर, इफ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, आप हर महीने की अगर आखिरी तारीख पर अगर आप ड्रॉविंग कर रहे हैं, तो आपने ऑन एन एवरेज 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए ड्रॉविंग के ऊपर। और ये सारा कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब ये सारी बातें आएंगी। तो आपको 6%, 6.5% और 5.5% याद रखना है। अब कंडीशन कैसी है? अगर आपने महीने की 1 तारीख को निकाला हर महीने की, तो 6.5 महीने। अगर आप ऑन एन एवरेज कभी भी बीच में निकाल रहे हो, सपोज आप महीने की बीच में कभी भी निकाल रहे हो, तो फिर 6 महीने। और अगर आप महीने की आखिरी तारीख में निकाल रहे हो तो 5.5 महीने। इस तरीके से आपने क्या करना है, मंथ्स, ये मंथ्स है, परसेंटेज नहीं है, ये मंथ्स है, इतने मंथ्स का आपने ब्याज निकाल देना चाहिए। किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। बट पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ ये बात को बताया गया है, बाकी ये जो 2 बातें हैं ये जनरल अजम्पशन से आई है, और ये जनरल अजम्पशन सारे लोग फॉलो करते हैं, तो हमको भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के समय जनरल अजम्पशन को फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, थर्ड पॉइंट है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भूल गए बताना, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन की जानकारी नहीं दी, भूल गए बताना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को कितना लोन देना चाहिए, ठीक है, उसके लोन के ऊपर, या पार्टनर से कितना लेना चाहिए। तो इफ पार्टनर ने अगर कोई लोन प्रोवाइड किया है, एडिशनल अमाउंट, जो भी लोन, मैं कैपिटल नहीं कह रहा हूं, मैं लोन की बात कर रहा हूं। लोन अलग चीज होता है, कैपिटल अलग चीज होती है। तो मैंने एज अ लोन बिजनेस को पैसे दिया है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अगर नहीं पता हमें, तो 6% पर एनम आपने लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आपने कितना लेना चाहिए? 6%। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा साइलेंट है पार्टनरशिप डीड कि हमने कितना ब्याज देना चाहिए हमारे कैपिटल के ऊपर, अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, वो कहता नहीं कुछ ब्याज देने के मामले में अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, हमें इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो ही हम इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज ब्याज नहीं दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। क्यों नहीं दिया जाएगा सर? भाई सिंपल सा कारण है, पैसे लगाकर वो प्रॉफिट रख रहा है ना, उसने लोन थोड़ी दिया है, लोन पर कंपलसरी लिए 6% मिलना, लेकिन कैपिटल है तो कैपिटल लगाया तो भाई प्रॉफिट भी तो ले जा रहा है, तो कैपिटल पे अलग से थोड़ी और ब्याज देगा, ऐसा एक्ट कहता है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट कहता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में कुछ और करना चाहो तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री। आप पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर सकते हो कि कैपिटल के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यू आर फ्री टू डिसाइड। बट अगर नहीं किया है डिसाइड, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ना ना ना, बिल्कुल भी हम ब्याज नहीं देंगे कैपिटल के ऊपर। अच्छा, सैलरी कमीशन या फिर रेमुनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, ठीक है, एज पर द प्रोविजन मेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो सैलरी, नो कमीशन, नो अलाउंसेस और नो रेम्यूनरेशन इज गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर। सर यानी कुछ भी नहीं मिलेगा? यस, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज वो पार्टनर है, वो ओनर है, और ओनर थोड़ी सैलरी रखता है, ओनर थोड़ी ना कमीशन रखता है, ओनर को थोड़ी ना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, ओनर तो प्रॉफिट रखता है भाई, प्रॉफिट। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट ने इन सारी चीजों की बात नहीं की, लेकिन हाँ एक कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाल दी है?
फॉर, ये देखो ये वाली कंडीशन, फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। हाउएवर, अच्छा अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया तो भी उसको क्या नहीं मिलेगा, सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज सेम अगर आप कहा मेंशन कर देते पार्टनरशिप डीड में तो मिल जाती। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो सैलरी मिलेंगी, ना तो कमीशन मिलेगा, ना तो रेमुनरेशन मिलेगा, ना तो किसी भी प्रकार का अलावेंसेस मिलेगा किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए, यानी कुछ भी नहीं मिलने वाला इसको। However, if any provision is made in the partnership deed, the partner is entitled to get commission or salary as per the agreement. अगर डीड में मेंशन है तो ही मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। अगर डीड में मेंशन है तो ही मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। आगे लास्ट, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए, अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, as the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside persons can be admitted। यानी कि आप बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के, कंसेंट मतलब सहमति, आप बिना सारे पार्टनर के, ऑल पार्टनर की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ बताया नहीं है कि नया पार्टनर को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इसके ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर सारे के सारे, मतलब कि ऑल पार्टनर्स आर एग्री, ऑल पार्टनर्स आर एग्री, अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो तभी हम पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन करवाएंगे। अदरवाइज एक पार्टनर ने भी, हम 5 पार्टनर है, हम कितने पार्टनर है 5, 4 लोगों ने एग्री कर दिया आन दो, लेकिन एक ने बोला ना आन दो, तो फिर क्या होगा, नहीं लाया जाएगा उस नए पार्टनर को। ठीक है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। और यहाँ अदर मतलब ऑल पार्टनर्स की बात हो रही है, सारे पार्टनर्स की सहमति की जरूरत पड़ेगी, मेजोरिटी नहीं, सारे पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। एक ने भी मना कर दिया कि चौलबे ना, तो चौलबे ना, नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी कुछ पार्टनरशिप एक्ट को लेकर प्रोविजन। सेक्शन 12 से लाइन से दिया गया है, सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये 12 के लिए है, 13 के लिए है, 14 के लिए है, 15 के लिए है, 16 के लिए है, 17 के लिए, ऐसे पूरे लाइन से आपको पार्टनरशिप एक्ट का जब आप सेक्शंस पढ़ते हो तो सारे ये लाइन से पॉइंट्स दिए गए हैं। और पार्टनरशिप में फिर हमने कल 2 सेक्शंस की और बात किए थे, मतलब अभी तक हमने पार्टनरशिप एक्ट के एक सेक्शन नंबर 4 की बात किए हैं। सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया गया है, डेफिनेशन। फिर हम लोगों ने ये 12 से लेकर अभी 17 तक की बातें की हैं। और उसके अलावा कल मैंने आपको 30 और 31 भी बताया था, एक्चुअली 29, 30, 31 ये माइनर पार्टनर से रिलेटेड सेक्शन है। यानी देखो हम बातों बातों में पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ गए। कितने सेक्शन पढ़ गए हम, अगर आप काउंट कर लो तो 7 तो यही हो गए, 7 लगभग 11-12 सेक्शन के आसपास हम पार्टनरशिप के पढ़ गए। बट हाँ, इसमें और भी डिटेल्स होती है जो पार्टनरशिप एक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एज ऑफ नाउ कि अभी हम लोग सिर्फ इस सेक्शंस की बेसिक्स बातों को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। चलो, तो भाई यहां तक के किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज आस्क योर क्वेरी। दिस इज टाइम फॉर योर क्वेरी।